हेलो इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक में उभरता हुआ चेहरा है, लेकिन क्या वो इस बार कुछ सीटें जीत पाएंगे या बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर कर पाएंगे या अपना वर्चस्व लहरा पाएंगे या खो देंगे अपना अस्तित्व। प्रशांत किशोर का नाम बहुत बड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने 2014 में बीजेपी की हेल्प की और बीजेपी को पूरे देश में लाया, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको जिताने में सबसे बड़ा अहम रोल जो है प्रशांत किशोर का माना जाता है। इसके बाद उन्होंने कई चुनावी पार्टियों के लिए काम किया, ये इनका पेशा बन गया। लेकिन अब वो इस काम धंधे को छोड़ करके खुद पॉलिटिक्स में उतर आए और उनका मोटिव है बिहार को बदलना, बिहार को विकास देना। उनका मोटिव है बिहार से जो पलायन हो रहे हैं उनको रोकना, बिहार में रोजगार देना। उनका मोटिव है कोसी नदी से हो रहे हर साल जान हानि को रोकना और उनका मोटिव है बिहार में जन स्वराज यानी लोगों की सरकार लाना। सब लोग ऐसी आते हैं कि मरते दम तक नहीं बोल पाएंगे। कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, त्राही त्राही मची। लेकिन पूरे देश में जो दुर्दशा बिहार के लोगों की हुई, लोगों ने बिहार के लोगों को घरों से निकाल दिया। लोगों को बस तक नहीं मिला, ट्रेन नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल चल के बच्चों को लेकर अपनी पोटली, अपनी जीवन की पूरी कमाई जमा पूंजी लेकर हजार किलोमीटर महिलाएं बच्चे पैदल चल कर आए। महीनों तक वो नजारा चलता रहा और हम जैसे लोग सारी शक्ति, ताकत, साधन होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगा कि नहीं, अगर भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि समाज सुधरे। नेताओं को जिताते हराते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरा मोह भंग हुआ। फिर साल भर अपने लिए रखा, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और तय करके जब 2 मई 2022 को मैं आया बिहार में, 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। लेकिन क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसका जवाब तो इलेक्शन के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी जितनी भी खबर हमें पता चल रही है उससे ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जन स्वराज की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा सीटें क्या, उनकी ओपनिंग हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और कुछ आंकड़ों के अनुसार उन्हें लगभग 10 से कम की सीटें प्रोवाइड की गई हैं। कुछ ओपिनियन पोल्स के अनुसार भी उनको 5 या 8 सीटें दी गई। अब देखना ये होगा कि वो कितनी सीटें लाते हैं और मेरा अनुमान है कि उन्हें 3 या 5 के बीच में कुछ सीटें मिल सकती हैं। और अगर वो इससे ज़्यादा सीट भी ले आते हैं तो ये भी जन स्वराज के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन भारत की राजनीतिक में, बिहार की राजनीतिक में जन स्वराज ने एक अच्छी पॉलिटिक्स करने का निर्णय लिया है और वो चाहते हैं कि हम एक अच्छी पॉलिटिक्स करें, अच्छी राजनीतिक करें। तो उनकी और हार जीत की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका मोटिव है अच्छी राजनीति करना। जीतना तो मोटिव है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जीत हार से परे खेल रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि उनका जो मोटिव है क्या वो सफल है या असफल है। क्या वो भारत में सच में एक ऐसी राजनीति लाना चाहते हैं जो गांधी जी ने सोची थी? क्या वो सच में ऐसी राजनीति लाना चाहते हैं जहां अच्छी पॉलिटिक्स हो, खराब पॉलिटिक्स ना हो? तो चलिए बात करते हैं आगे। तो देखा जाए तो जिस तरीके से बाकी पार्टियां अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए वर्क करती हैं, सेम मॉडल जन स्वराज ने भी अपनाया हुआ है। क्योंकि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। अब वो आकर के ये तर्क दे सकते हैं कि हमने ही ये मॉडल को प्रोड्यूस किया था, यही हमने ही इजाद किया था। तो हो सकता है आपने किया, लेकिन वो ठीक है या नहीं ये मैटर करता है, क्योंकि आपके मॉडल से बहुत सारे लीडर ऐसे निकले जो किसी काम के नहीं, जैसे कि रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनावत। क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या क्वालिटीज थी, सिर्फ लहर में जीत गए हैं। इस मॉडल के आप इजाद करता भले हों, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं, लोगों की पॉपुलैरिटी को यूज कर रहे हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। अब जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप बड़े ही प्यार पूर्वक कह देंगे कि ये
हमने देखिए ध्यान से, अगर 100% सीट है तो हमने खाली 10% लोगों के लिए ये सीटें अवेलेबल रखी, बाकी 90% लोगों के लिए सिर्फ अच्छे लोग ही यहाँ पे बैठ सकते हैं। कोई तर्क नहीं है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आप 100 का 100 रखते हैं, 0.001% भी आप नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद आप जिस तरीके से फिलहाल इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें एक एरोगेंस का भाव नजर आता है। आप चाहें तो खुद आज रात में बैठ करके अपने सारे इंटरव्यू को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपके अंदर तो मैंने ये पार्शियलिटी भी देखी कि अगर कोई बड़ा रिपोर्टर आ रहा है तो आप थोड़े से कम पोलाइट हैं, मतलब कि आप पोलाइट ज़्यादा ही हैं, और अगर आपसे कोई डिजिटल क्रिएटर आ रहा है तो आपके अंदर की पोलाइटनेस मुझे नज़र नहीं आती, आप एक अलग रूप में और नज़र आ जाते हैं। एरोगेंस का भाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आता है। एरोगेंस मतलब अहंकार। जी हाँ, अहंकार आपके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा लेवल पर नजर आ रहा है, जो कि बीजेपी की पार्टी में भी है, और इसी की वजह से लोग उनको नापसंद कर रहे हैं, और दूसरा कोई रीज़न नहीं हो सकता। बाकी जिस तरीके से काम होता है देश में, काम उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन लोगों की ना सुनने की आदत ने ही बीजेपी को लोगों की नज़रों में गिरा दिया, और वही काम आप करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप सुनने नहीं, सिर्फ बोलने आए हैं, और आपके खिलाफ ऐसी कोई भी आवाज़ आती है जिसमें आप पर थोड़े से भी प्रहार होते हैं तो आप कान बंद कर लेते हैं। कान नहीं बंद करते, बल्कि आप दूसरों के मुंह पर ही ताला लगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये मॉडल आपका ही हो कि बीजेपी के खिलाफ जब भी प्रोटेस्ट हुए उन्होंने एकदम नज़रअंदाज कर दिया, एकदम सुना ही नहीं, और धीरे धीरे लोगों को बीजेपी पसंद आना बंद हो गई। और वही काम आप कर रहे हैं। जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है और सवाल थोड़े से कठिन हो तो आपके जवाब बिल्कुल उनके जैसे, कई बार तो उनके जैसे भी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा भद्दे हैं, क्योंकि आप करने लगते हैं प्रहार रिपोर्टर पर ही। महिला सम्मान की बात है सर, बालू माफिया की बात है। अरे सुनिए ना मेरी बात जी। बिहार का उप मुख्यमंत्री 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त है, उस पर एक न्यूज नहीं लिखने का हिम्मत है, और आप हमसे महिला सम्मान का बात कर रहे हो यार। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सकता आपने इंटरव्यू देखा ना हो। अरे इंटरव्यू आपके करने से यहाँ आप अखबार चलाते हैं, एक दिन लिख के दिखा दीजिए सम्राट चौधरी के खिलाफ, हम जान जाएंगे कि आपकी पत्रकारिता कितनी बड़ी है। आगे बढ़िए। जब आप सवाल पूछते हैं तो कोई तो नहीं कहता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं, आपकी तो क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी तो औकात नहीं है। तो जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप किसी को ऐसा क्यों कहते हैं? आपको सोचना होगा बैठ करके। मेरा यह जेन्युइन मानना है कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आपके पास एक अच्छा विचार है, एक अच्छा मोटिव है बिहार को बदलने का। तो आप जिस तरीके के लीडर हैं, एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर होनी ही चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है, आप इस बात को समझें, और मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग आप पर एक बार भरोसा दिखाएं। हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर जाएं, और करें क्या, आप ट्राई तो करेंगे ही उनसे बेटर करने की, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो नीचे से चालू हो रहा है, ना कि ऊपर से। सभी लोग दिखाते हैं नीचे से, लेकिन चालू करते हैं ऊपर से। आप एक ऐसे इंसान हैं जो नीचे से ही दिखा रहे हैं और नीचे से ही शुरू कर रहे हैं। तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि आप चुनाव में जीतें, इस बार नहीं तो अगली बार। मेहनत करते रहिए, लेकिन अपने अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी लाइए। ये सब आपके कैरेक्टर को सूट नहीं करता है। आप जितना पोलाइट रहेंगे, जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, विनम्र रहने का मतलब ये नहीं कि स्वाभिमान से खेल जाना, अपने स्वाभिमान को साइड रख करके एकदम हाँ भैया हाँ करना, वो वाली बात नहीं कहते। आपको भी पता है स्वाभिमान के बीच में अंतर क्या है और अहंकार के बीच में अंतर क्या है। उस बारीक लाइन को आप जानते हैं, और नहीं भी जानते तो जानने की कोशिश करें, आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप आज बैठ करके घर में अपने पुराने इंटरव्यूज़ को देखेंगे और अपने अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूं। जय हिंद।